बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो तो न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हम नहीं करा रहे। वो क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि जितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सारे हम वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब चैप्टर 17 के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसमें जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, पॉलीमेरिक सॉलिड, इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, इलास्टिक कांस्टेंट क्या होते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें पूछी हुई हैं और वो सारी चीज़ें हम वीडियोस में पहले बता चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17 के न्यूमेरिकल्स। तो देखते हैं कि फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। A 1.25 centimeter diameter cylinder is subjected to a load of 2500 किलोग्राम। कि एक सिलेंडर है जिसका डायामीटर है 1.25 सेंटीमीटर। तो देखिए कितना कम डायामीटर है, यानी हम इसको सिलेंड्रिकल वायर कंसिडर कर सकते हैं। और जिसके साथ हमने लोड अटैच किया है वो 2500 किलोग्राम का है। तो पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द स्ट्रेस ऑन द बार इन मेगा पास्कल। तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यानी हमने स्ट्रेस फाइंड करनी है। तो देखिए डायामीटर हमें दिया हुआ है 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब इसको हम मीटर में करेंगे यानी डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 1.25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसी डायामीटर के जरिए से हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। हमें पता है कि d/2 क्या होता है, रेडियस होता है। तो वो रेडियस कितना है, r इज इक्वल टू 0.625 इंटू 10⁻2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। d/2 हम करेंगे तो स्ट्रेस की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है? स्ट्रेस का फार्मूला हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया यहां पढ़ के आ चुके हैं और स्ट्रेस को हम सिग्मा से शो करते हैं। अब यहां पर देखना है, सोचना है यहां से कि पहले हमने फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमने एरिया की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसको उठाकर इसमें पुट कर देना है तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो वो देखते हैं हम कैसे करेंगे। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो F इज इक्वल टू mg यहां पर हम लगाएंगे। तो मैथ हमें पहले से दिया हुआ है 2500 किलोग्राम, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 24500 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। यानी 24,500 न्यूटन फोर्स आ जाएगी जिस पे अप्लाई हो रही है। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना था, एरिया। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया का जो फार्मूला होता है वो A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 0.625 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगी, ठीक है। और उसका स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है तो इससे जो एरिया की वैल्यू निकलेगी वो कितनी आएगी, 1.23 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब मेरे पास एरिया की वैल्यू भी है, फोर्स की वैल्यू भी है, तो वो जस्ट उठाकर इस फार्मूले में पुट कर देनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला क्या था जो हमने फाइंड करना है, स्ट्रेस को मैं अब सिग्मा से शो करने लगा हूं। तो सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की जगह इसकी ये वैल्यू पुट करें, ये वाली, ठीक है। एरिया की जगह ये वैल्यू पुट करें तो जो स्ट्रेस का आंसर आता है हमारे पास वो 200 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है, ठीक है। लेकिन उसने मेगा पास्कल में पूछी हुई है तो 10⁻6 को हम मेगा लिख सकते हैं। तो 200 मेगा पास्कल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी उसमें, ठीक हो गया। तो यही उसने हमसे पूछा हुआ था। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या कहा गया है। अब 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर, एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, 1.0 मीटर, ठीक है। इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेचिंग फोर्स एंड इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 20 सेंटीमीटर। यानी कि हम 1 मीटर की वायर पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, यानी उसकी लेंथ में चेंज आता है। और चेंज इन लेंथ कितना आया, यानी 20 सेंटीमीटर तक क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, वो वायर इंक्रीज होगी, जिसको हमने 0.20 मीटर लिख लिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा।
कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेन, बताएं टेंसाइल स्ट्रेन कितनी आई है। हमें पता है जब लेंथ में चेंज आता है तो हम इसको टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। एंड परसेंटेज इलोंगेशन विच द वायर अंडरगोज, यानी कितने परसेंट वायर में इलोंगेशन आई है, यानी कितना उसमें चेंज आया, कितने परसेंटेज में हमने एक वैल्यू वो बतानी है। तो सबसे पहले हमें क्या कहा गया है कि हमने टेंसाइल स्ट्रेन फाइंड करनी है। तो टेंसाइल स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू डेल एल डिवाइडेड बाय एल, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितनी है, डेल एल 0.20 है, डिवाइडेड बाय एल कितना है 1 मीटर है, तो कितना आ जाएगा 0.20, और साथ में कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि ये स्ट्रेन और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। तो ये E इज इक्वल टू 0.20 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने चीज फाइंड करनी थी इलोंगेशन कितनी आई है, परसेंटेज इलोंगेशन। तो सिंपल सी बात है कि इसी को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, यानी डेल एल डिवाइडेड बाय एल इनटू 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 0.20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास जो इलोंगेशन आएगी, परसेंटेज इलोंगेशन, वो कितनी आएगी 20%, ठीक है, यानी 20% उस वायर में इलोंगेशन आई है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 3 है अ वायर 2.5 मीटर लॉन्ग, एक वायर है जो 2.5 मीटर लॉन्ग है, यानी उसकी लेंथ दी हुई है, और क्या दिया हुआ है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 टू रेज़ पावर -5 मीटर स्क्वायर, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 10 टू रेज़ पावर -5 मीटर स्क्वायर है। इस स्ट्रेस्ड 1.5 मिलीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, उस वायर पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं 100 न्यूटन, जिसकी वजह से वो कितनी स्ट्रेच होती है 1.5 मिलीमीटर तक वो स्ट्रेच हो जाती है इन द इलास्टिक रीजन। इन इलास्टिक रीजन का मतलब है कि जब हम उस वायर को छोड़ेंगे तो वो दोबारा से वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस चली जाएगी। पूछा क्या गया, कैलकुलेट द स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस और एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। तो बताते हैं क्या कहा गया है, फिर से इसको सुन लें कि एक वायर है 2.5 मीटर लॉन्ग है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 टू रेज़ पावर -5 मीटर स्क्वायर है, और जब हम उस वायर पे 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो उसमें चेंज इन लेंथ आता है वो कितना है 1.5 मिलीमीटर है, जिसको हम 1.5 इंटू 10 टू रेज़ पावर -3 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये सारा काम हम करें इलास्टिक रीजन में रहकर कि जब हम उस वायर को खींच के दोबारा छोड़ेंगे तो वायर अपनी दोबारा ओरिजिनल लेंथ पे वापस चली जाएगी, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, बताएं स्ट्रेन कितनी आई है, डिफॉर्मेशन कितनी आई है, यंग्स मॉडुलस कितना है, कि हमें पता है कि जब लेंथ में चेंज है तो उसके लिए हम इलास्टिक कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस यूज करते हैं। तो वो पूछा गया है एनर्जी स्टोर्ड इन वायर, जाहिर हम जब उसको खींच रहे हैं तो उसमें एक एनर्जी भी स्टोर होगी, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी हम उसको कहते हैं, तो वो हमसे एक पूछी गई है। तो 1 बाय 1 इसको फाइंड करते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का फार्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू डेल एल डिवाइडेड बाय एल, क्योंकि चेंज इन लेंथ आ रहा है। तो डेल एल कितना है, कैपिटल एल यहां पर लिख लें क्योंकि ओरिजिनल लेंथ को हम कैपिटल एल से शो कर देते हैं। तो डेल एल यहां पर कितना है 1.5 इंटू 10 टू रेज़ पावर -3, ठीक है, -3 मीटर, और एल कितना है 2.5। तो इससे जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो कितना है 6 इंटू 10 टू रेज़ पावर -4 आंसर आ रहा है, यानी इतनी उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी उस वायर के अंदर। नेक्स्ट पूछा हुआ है कि यंग्स मॉडुलस हमारे पास उसका कितना आएगा। तो यंग्स मॉडुलस का जो फार्मूला होता है इसको हम y से शो करते हैं यंग्स मॉडुलस को, तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है, ठीक है। अब स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन क्योंकि लेंथ में चेंज आ रहा है तो डेल एल डिवाइडेड बाय एल आ जाएगा, ठीक है। ये यंग्स मॉडुलस। अब इसको रीअरेंज करके लिख लें, एल ऊपर चला जाएगा, एफ एल बन जाएगा, और ए नीचे आके ए डेल एल बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पर कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है और आपका यंग्स मॉडुलस निकल आएगा। किस तरह से, फोर्स की जगह क्या पुट करना है 100 न्यूटन,
एल की जगह क्या पुट करना है, ओरिजिनल लेंथ 2.5 मीटर, ए की जगह एरिया है दिया हुआ है 10 - 5 मीटर स्क्वायर, और डेल एल की जगह वो भी वैल्यू हमें दी हुई है 1.5 × 10⁻³ मीटर। तो जब वो वैल्यूज पुट करेंगे तो जो हमारे पास यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1.66 × 10⁻10 पास्कल आएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसने कौन सी चीज पूछी है, एनर्जी स्टोर्ड इन वायर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन वायर यानी स्ट्रेन एनर्जी जिसमें स्टोर हुई है, उसका फार्मूला क्या था, 1/2 E/A डेल एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। ठीक है, ये हम स्ट्रेन एनर्जी वाले टॉपिक में पढ़ के आ चुके हैं। अब यहां पर E क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट है, और इलास्टिक कांस्टेंट हमने कौन सा यूज किया हुआ है, यंग्स मॉडुलस। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, E = Y, क्योंकि यंग्स मॉडुलस यूज किया हुआ है, = 1/2 Y/A डेल एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। तो जो एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड इन वायर है, वो कितनी निकलेगी, यहां पर देखें y की जगह आपने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये वाली 1.66 × 10⁻10 पास्कल। ठीक है, कैलकुलेशन तो हर कोई कर ही लेता है। a की जगह एरिया पुट करना है, ठीक है, 10⁻5। डेल एल की जगह, ठीक है, ये सिर्फ डेल एल पे स्क्वायर है, ये होल पे स्क्वायर नहीं है, डेल एल पे स्क्वायर है। डेल एल की जगह उसकी वैल्यू कौन सी, 1.5 × 10⁻³ मीटर, और कैपिटल एल की जगह 2.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, और एनर्जी स्टोर्ड का जो हमारे पास आंसर निकल रहा है वो कितना है, तकरीबन 7.5 × 10⁻² जूल आ रहा है, 7.5 × 10⁻² जूल आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन वायर का आंसर। तो यहां पर हमारे खत्म होते हैं 3 न्यूमेरिकल। अब हम चलते हैं अपने 4th न्यूमेरिकल की तरफ। अब हम करने लगे हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 4। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या कहता है, व्हाट स्ट्रेस वुड कॉज अ वायर टू इंक्रीज इन लेंथ बाय 0.01%। कि कोई भी एक वायर है, मैंने उसमें 0.01% तक उस वायर की लेंथ को इंक्रीज करना है, तो कितनी मुझे फिर स्ट्रेस चाहिए। इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर इज 12 × 10⁻10 पास्कल, अगर उस वायर का जो यंग्स मॉडुलस है वो 12 × 10⁻10 पास्कल हो, व्हाट फोर्स वुड प्रोड्यूस दिस स्ट्रेस इफ द डायामीटर ऑफ द वायर इज 0.56 मिलीमीटर। तो कितनी फोर्स हमें चाहिए होगी जो ये स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगी, जबकि जो वायर का डायामीटर है वो 0.56 मिलीमीटर है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, एक वायर है जिसकी हमने इंक्रीज इन लेंथ करनी है 0.01% तक, तो कितनी स्ट्रेस रिक्वायर्ड है, जबकि उस वायर का यंग्स मॉडुलस है वो 12 × 10⁻10 पास्कल है, उस वायर का जो डायामीटर है वो 0.66 × 10⁻³ मीटर है, वहां पर मिलीमीटर में दिया हुआ है तो मीटर में चेंज करना है, और उस वायर का जो रेडियस है d/2 करेंगे जाहिर है, तो 0.28 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी मुझे फोर्स चाहिए होगी उस स्ट्रेस को प्रोड्यूस करने के लिए जिसकी वजह से उस वायर में 0.01% तक इंक्रीज इन लेंथ आएगा। ठीक है, यानी कि स्ट्रेन आएगा, इंक्रीज इन लेंथ यानी चेंज इन लेंथ यानी कि स्ट्रेन आ रहा है, तो उसको हम ई से शो फिर करेंगे। अब जाहिर है परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है, और परसेंटेज को किसी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, तो आंसर क्या आएगा 1 × 10⁻⁴ आ जाएगा, ये स्ट्रेन आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। तो अब हमने मालूम क्या करनी है, वो फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब फोर्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो यंग्स मॉडुलस का फार्मूला होता है वो क्या होता है, y = स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है फार्मूला। ठीक है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो यहां से अगर मैं स्ट्रेस को निकालना चाहूं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू y × स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है,
y इंटू स्ट्रेन आ जाएगा। अब यहां से स्ट्रेस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 12 इंटू 10 टू रेज पावर 10 पास्कल है, और स्ट्रेन कितनी है 1 इंटू 10 टू रेज पावर -4, 1 इंटू 10 टू रेज पावर -4 है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो जो स्ट्रेस की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, जो स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास आ रही है इसको सॉल्व करने से वो हमारे पास आ रही है 12 इंटू 10 टू रेज पावर 6 पास्कल, 12 इंटू 10 टू रेज पावर 6 पास्कल। ठीक है, ये तो यहां से भी हो सकती थी, 10 टू रेज पावर -4 है, 10 टू रेज पावर 6 है, 10 -4 6 हो जाएगा, तो 10 टू रेज पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 12 इंटू 10 टू रेज पावर 6 पास्कल आ जाएगी स्ट्रेस की वैल्यू। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, देखिए स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है। स्ट्रेस हमारे पास होते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू कितनी आई है 12 इंटू 10 टू रेज पावर 6 पास्कल आई है। ठीक है, याद रखना है। अब स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू रेज पावर 6 पास्कल आ गई। तो क्योंकि हमने फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स हमने फाइंड करनी है, तो F इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू रेज पावर 6 और इंटू A आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एरिया हमारे पास नहीं है, तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 0.28 इंटू 10 टू रेज पावर -3 मीटर। तो 0.28 इंटू 10 टू रेज पावर -3 आ जाएगा और इसका स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू 2.46 इंटू 10 टू रेज पावर -7 मीटर स्क्वायर। तो वो वैल्यू बस यहां पर पुट कर देनी है। तो 12 इंटू 10 टू रेज पावर 6, एरिया की जगह ये वैल्यू पुट करें 2.46 इंटू 10 टू रेज पावर -7, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के जरिए से तो आंसर क्या आएगा 2.95 न्यूटन आंसर आएगा, यानी हमें इतनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, और यही उसने हमसे पूछा हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 यानी न्यूमेरिकल नंबर 5 देखते हैं क्या है। न्यूमेरिकल नंबर 5 में कहता है द लेंथ ऑफ अ स्टील वायर इज 1 मीटर। एक स्टील वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है, एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 0.03 इंटू 10 टू रेज पावर -4 मीटर स्क्वायर, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर व्हेन अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड विद इन द इलास्टिक रीजन, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 3.0 इंटू 10 टू रेज पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने क्या करना है, वर्क की वैल्यू फाइंड करनी है। वर्क की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए जो हमारे पास स्टील की वायर है, ठीक है, स्टील की वायर है, उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.03 इंटू 10 टू -4 मीटर स्क्वायर, और उस पर मैं 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो मुझे बताएं कि मैं उस पर कितना वर्क कर रहा हूं। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस कितना है 3 इंटू 10 टू रेज पावर 11 पास्कल दिया हुआ है उस वायर का। तो वर्क हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब याद रखें कि वर्क फाइंड करने के लिए हमें पता है कि जब स्ट्रेन एनर्जी से हमने देखा है कि जब हम किसी वायर पर वर्क करते हैं, ठीक है, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो फोर्स क्या होती है, वो वेरिएबल फोर्स होती है। ठीक है, वो कांस्टेंट फोर्स नहीं होती, वो वेरिएबल फोर्स होती है। और उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, वर्क की एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फोर्स की एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम इधर क्या करेंगे कि वर्क W इज इक्वल टू एवरेज फोर्स, ठीक है, एवरेज फोर्स इनटू जो हमारे पास चेंज इन लेंथ है, डेल
एल, ठीक है, कि डेल एल हमने इसलिए लगाया है कि चेंज इन लेंथ करने में हमें कितना वर्क लगा है। देखिए ये तो पहले उसकी ओरिजिनल लेंथ वो तो थी, लेकिन जब हम उस पर 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं तो जिसकी वजह से उसमें चेंज इन लेंथ आई है, यानी थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आया है, तो फिर इस वजह से हम एल नहीं लेंगे, फिर हम डेल एल लेंगे कि उस डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लाने में, थोड़ा सा लेंथ में चेंज लाने में कितना वर्क लगा है हम वो लेंगे। ठीक हो गया, तो इसलिए डेल एल यहाँ पर, और यहाँ पर एवरेज फोर्स, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है और यहाँ पर हम एवरेज फोर्स लेंगे। तो एवरेज फोर्स हम कैसे निकालते हैं, 0 प्लस एफ, कि पहले फोर्स 0 थी अब एफ लग रही है, डिवाइडेड बाय 2 इनटू डेल एल। अब यहां पर देखें कि फोर्स की वैल्यू तो हमारे पास है, कितनी है, 100 न्यूटन, 2 उसी तरह, डेल एल की वैल्यू नहीं है, तो अब हमने किसी तरीके से डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो हम किस फार्मूले से फाइंड करेंगे वो चीज देखते हैं। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू हमें दी हुई है ना, तो इसी को हम यूज करते हैं, y इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ठीक है, ये वाला हम फार्मूला यूज करेंगे। अब स्ट्रेस की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, तो y इज इक्वल टू स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और स्ट्रेन, ठीक है, क्योंकि लेंथ में चेंज आ रहा है तो आ जाएगा डेल एल डिवाइडेड बाय एल आ जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल आ जाएगा, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, इस डेल्टा एल को फाइंड करना है, तो इस डेल्टा एल को उठाकर इधर ले आए और इस y को उठाकर इसकी जगह पर ले आए, तो डेल एल इज इक्वल टू एफ एल, अच्छा ये वाले जो स्मॉल एल है ये ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है, तो यहां पर मैं कैपिटल एल डाल देता हूं, ठीक है, कैपिटल एल यहां पर डाल देते हैं, आसान रहेगा ना, डिवाइडेड बाय ए इंटू वाई, ठीक हो गया। अब हमारे पास काम आसान हो गया। अब यहां पर कुछ भी नहीं करना, फोर्स की जगह 100 न्यूटन पुट करना है, लेंथ की जगह 1 मीटर पुट करना है, एरिया हमें दिया हुआ है, और y यंग्स मॉडुलस भी हमें दिया हुआ है, तो ये वैल्यूज पुट करनी है, जिससे हमें हमारे पास डेल्टा एल कितना आएगा, 1.1 इंटू 10 टू रेज पावर -4 मीटर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इस डेल्टा एल की वैल्यू को उठाकर इधर पुट करूंगा और वर्क की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो W इज इक्वल टू 0 प्लस एफ बाई 2, यानी 0 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, और डेल्टा एल कितना है, 1.1 इंटू 10 टू रेज पावर -4, ठीक है, डेल्टा एल में उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी है। तो इसको सॉल्व करने से जो वर्क का आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5.5 इंटू 10 टू रेज पावर -4 जूल आएगा, ठीक है, यानी इतना हमें वर्क रिक्वायर्ड होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6, इस चैप्टर नंबर 17 का लास्ट न्यूमेरिकल। अब हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 का लास्ट न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 17 का ये जो लास्ट न्यूमेरिकल है, ये कभी आया तो नहीं है रावलपिंडी बोर्ड में, अक्सर टीचर इसको छुड़वा भी देते हैं मेरे जैसे, लेकिन यहां पर हम आपको ये न्यूमेरिकल नंबर 6 करवाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल नंबर 6 हमें क्या कहता है। अ सिलेंड्रिकल कॉपर वायर एंड अ सिलेंड्रिकल स्टील वायर, each of length 1.5 meter and diameter 2 millimeter are joined at one end to form a composite wire 3 meter long। अब गौर से सुनना है कि देखिए, एक कॉपर की वायर है, मान लीजिए ये जो ब्लैक में है ना, जो ब्लैक में है ये कॉपर की सिलेंड्रिकल वायर है, और ये जो रेड में है ये स्टील की सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है। अब कॉपर की जो वायर है इसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है, इसी तरह जो स्टील की वायर है, सिलेंड्रिकल जो वायर है, इसको मैंने जूम करके बनाया हुआ है, ये जो सिलेंड्रिकल वायर है स्टील की, इसकी जो लेंथ है वो भी 1.5 मीटर है, और हमने इनको जोड़ा हुआ है, किसी भी फिनोमेना के जरिए हमने इसको क्या किया हुआ है, ज्वाइंट किया हुआ है। तो इनकी जो कंबाइन लेंथ है वो कितनी होगी, वो 3 मीटर होगी, सही है। तो पूछा क्या गया है वो चीज देखते हैं। The wire is loaded until its length becomes 3.003 मीटर।
अब वायर को हम क्या करते हैं, लोडेड करते हैं, मतलब इसके साथ कोई लोड अटैच करते हैं। जाहिर है उसकी वजह से ये जो एक पूरी वायर बनी है स्टील और कॉपर की, इसकी लेंथ में चेंज आएगा, और जब लेंथ में चेंज आया तो तब इस वायर की, इन दोनों की, ये जो कंपोजिट वायर है कॉपर और स्टील की, ऊपर कॉपर लगा है नीचे स्टील, तो अब इसकी लेंथ होगी 3.003 मीटर हो गई है, ठीक है, यानी चेंज इन लेंथ आया है। तो पूछा क्या गया वो चीज देखते हैं। कैलकुलेट द स्ट्रेन इन कॉपर एंड स्टील वायर्स एंड द फोर्स अप्लाइड टू द वायर। बताएं कि कॉपर और स्टील वायर में स्ट्रेन कितनी आई है, और यह भी बताना है कि हमने कितनी फोर्स अप्लाई की है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर की वैल्यू हमें दी हुई है और स्टील की भी वैल्यू दी हुई है। तो अब देखते हैं कि असल में ये न्यूमेरिकल है क्या और इसमें हमने करना क्या है। ये तो बुक के साथ साथ हमने देखा ना, तो अब देखते हैं कि असल में ये न्यूमेरिकल है क्या। तो यहां पर गौर से देखें, फिर से इसको समझाने वाले हैं। मैं कह रहा हूं इसका कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो मजे की चीज है। कॉपर की वायर 1.5 मीटर और स्टील की वायर 1.5 मीटर, दोनों को हमने जोड़ा हुआ है, और दोनों की जो कंबाइंड लेंथ है वो कितनी होगी, वो 3 मीटर होगी। मैंने कोई लोड अटैच किया जिससे इस पे ऐसे फोर्स डाउनवर्ड लगी, और इसकी लेंथ में थोड़ा सा चेंज आया, ये इसकी लेंथ में चेंज आया है, ठीक है, ये इसकी लेंथ में चेंज आया है, और अब इसकी पूरी लेंथ हो गई है 3.003 मीटर इसकी लेंथ हो गई है। तो पूछा ये गया है कि बताएं कि कॉपर और स्टील में स्ट्रेन कितना है, यानी डिफॉर्मेशन कितनी आई है। इन शॉर्ट हमें ये बताना है कि स्ट्रेन फिर खुद ब खुद पता चल जाएगी कि कॉपर की लेंथ में कितना चेंज आया है और स्टील की लेंथ में कितना चेंज आया है, ये हमें नहीं पता। कॉपर की लेंथ में कितना स्ट्रेन, अब कॉपर में ज्यादा चेंज आया है या स्टील में ज्यादा चेंज आया है, ये हमें कोई नहीं पता, यही हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया, तो आगे जाके और ये चीज समझ आएगा। तो देखते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि खींचने के बाद लोड अप्लाई करेंगे, इसकी टोटल लेंथ जो है वो 3.003 मीटर हुई है। तो पहले हम देखते हैं कि ये चेंज इन लेंथ कितना है, दोनों का कंबाइन मिला के ये चेंज इन लेंथ कितना आया है, वो चीज पहले देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि इस बड़ी लेंथ में से इस छोटी लेंथ को, जो दोनों की कंपोजिट है, इसको माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये चेंज इन लेंथ आ जाएगा। ठीक है, कि इतना दोनों की लेंथ में चेंज आया, कंबाइन है, अलग अलग नहीं, कंबाइन पहले हम मालूम करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, एल डैश मैंने ली 3.003 मीटर, और एल इज इक्वल टू L1 प्लस L2, वो कितना आया, 3 मीटर आया। तो अगर मुझे ये चाहिए, इसको मैं स्मॉल l का नाम दे रहा हूं, तो मैं इस बड़ी में से इस छोटी को माइनस कर दूंगा। तो यहीं पर कर लेते हैं कि L इज इक्वल टू L डैश माइनस L, तो कितना आ जाएगा 3.003 माइनस 3, तो L आ जाएगा, सॉरी ये स्मॉल l आ जाएगा 0.003 मीटर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यानी कि 0.003 मीटर तक इसकी लेंथ में चेंज आया जब मैंने फोर्स अप्लाई की है। ठीक हो गया, अब मालूम क्या करना है, वो चीज देखनी है हमें। ये 0.003 ये उन दोनों का कंबाइन चेंज है, कंबाइन इनकी लेंथ में जो चेंज है वो 0.003 है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कॉपर की जो वायर है उसमें कितना चेंज आया है, और जो हमारे पास स्टील की वायर है उसमें कितना चेंज आया है। ठीक है, अब वो चीज़ देखनी है क्या होगी। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हम मिला रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि जो स्टील की वायर है, नीचे वाली को हमने स्टील कंसीडर किया था, उसकी इतना लेंथ में चेंज आया है L1 फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता कितना आया है, लेकिन हमें टोटल पता है कितना आया है। और जो ऊपर कॉपर की है इसमें चेंज आया है L2, स्मॉल L2। ठीक है, तो टोटल चेंज कितना हुआ, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। तो यहां पर देखिए L तो मुझे पता है वो 0.003 चेंज आया है, लेकिन L1 और L2 मुझे नहीं पता। तो अब मैं L1 फाइंड करूंगा, फिर L2 फाइंड करूंगा, फिर उन दोनों को अलग अलग टोटल लेंथ ऑफ कॉपर और लेंथ ऑफ स्टील से डिवाइड करूंगा, तो फिर मुझे
स्ट्रेन मिल जाएगी कि कॉपर और स्टील में कितनी स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, बहरहाल ये जो हमने डाटा भी कलेक्ट किया है ये आपको पता होना चाहिए। तो अब चलते हैं डाटा की तरफ कि हमें डाटा क्या प्रोवाइड है। ठीक है, इसको पहले मैंने सारा लिख लिया है ताकि वीडियो की लेंथ कम हो सके। तो देखिए कॉपर वायर के लिए जो डाटा दिया है वो क्या है, फॉर कॉपर वायर और फॉर स्टील वायर, इसका अलग अलग से लिख लिया है। ठीक है, तो कॉपर वायर का जो यंग्स मॉडुलस उसने दिया हुआ है 1.2 × 10⁻11 पास्कल है। स्टील के लिए Y2 = 2 × 10⁻11 पास्कल स्टील का यंग्स मॉडुलस है। ठीक है, दोनों का चेंज है। और कॉपर की लेंथ है 1.5 मीटर, स्टील की लेंथ है 1.5 मीटर, मतलब दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। कॉपर का जो डायामीटर है वो 2 मिलीमीटर है, स्टील की वायर का डायामीटर 2 मिलीमीटर है, यानी दोनों का सेम है। कॉपर की वायर का जो रेडियस है वो 1 × 10⁻³ मीटर है। ठीक है, और जो स्टील की वायर का रेडियस है वो 1 × 10⁻³ मीटर है। ठीक है, d/2 करेंगे तो रेडियस निकल आएगा। अब हमसे पूछा क्या गया है कि स्ट्रेन इन कॉपर वायर, बताएं स्ट्रेन इन कॉपर वायर कितनी डिफॉर्मेशन यानी उसमें हुई है, स्ट्रेन इन स्टील वायर कितनी हुई है, और अप्लाइड फोर्स के मैंने कितनी फोर्स अप्लाइड किया ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, फॉर कॉपर Y1 = स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया F1/A लिख लिया। स्ट्रेन के लिए L1/L, वेयर L1 इज चेंज इन लेंथ। ठीक है, और कैपिटल L इज टोटल लेंथ ऑफ कॉपर वायर, तो इसको हम लिखेंगे F1L/A_L1। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। बताएंगे ये हमने इक्वेशन क्यों लिखी हुई है। स्टील के लिए भी उसी तरह Y2 = स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, फार्मूला लिखा तो F2L/A_L2। ठीक है, अब सिंपल L1 और L2 की मैंने पहले वैल्यू निकालनी है, फिर स्ट्रेन की खुद ब खुद वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपने इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देना है। तो Y1 / Y2। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो Y1 / Y2, तो FL। अच्छा, यहां पर मैंने F1 और L1 नहीं लिखा क्योंकि दोनों की लेंथ और दोनों की फोर्स क्या है, सेम है। ठीक है, यहां पर दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, और एक ही फोर्स दोनों पे अप्लाइड हो रही है। ये तो नहीं ना हो रहा कि मैं कॉपर को इधर से अलग खींच रहा हूं, स्टील को अलग खींच रहा हूं, दोनों पे एक ही फोर्स अप्लाइड हो रही है। तो इसलिए मैंने सिंपल F लिख दिया और सिंपल L लिख दिया, सिंपल F सिंपल L, और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो वो भी लिख दिया। और L1 L2 वो चेंज है, वो हमने फाइंड करने हैं। F से काट गया, L से काट गया, A से काट गया, तो Y1 / Y2 = L2/L1, L2 ऊपर चला जाएगा, L1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, L1 और L2 निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे वही निकालनी है जिससे स्ट्रेन निकलेगी। तो वैल्यू पुट की Y1 और Y2 की दोनों के यंग्स मॉडुलस पुट कर दिए कॉपर और स्टील के, तो इससे जो आंसर निकला 0.6 निकला, और L2 / L1 उसी तरह। यहां से हम लिख सकते हैं L2 = 0.6 L1। ठीक हो गया, ये इक्वेशन हमने एक निकाल ली। अब देखिए कि जो हमारे पास L1 था, सॉरी L था, वो कितना था, L = L1 + L2, और L की वैल्यू कितनी निकली थी, 0.003। तो मैंने लिख लिया L1 + L2 = 0.003। ठीक है, यानी ये मैंने किस फार्मूले में पुट किए हैं, L = L1 + L2 में मैंने ये पुट किया है, और L की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 0.003। अब यहाँ पे यही क्या आ गया। अब आपने क्या करना है, इस L2 की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर देना है, तो क्या बन जाएगा 0.6 L1। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1.6 L1 आ जाएगा इंटू 0.003। अब L1 = 0.003 डिवाइडेड बाय 1.6 हो जाएगा, जिससे L1 की वैल्यू निकलेगी 1.875 × 10⁻³ मीटर। तो L1 तो निकल आया, अब हमें किसी तरीके से L2 निकालना है, फिर स्ट्रेन तो एकदम से निकलेंगे। इस L1 की वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट कर दें, L1 की वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट कर दें तो L2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो जब पुट किया तो L2 की वैल्यू कितनी आई, 1.125 × 10⁻³ मीटर आई। तो L1 भी निकल आया, L2 भी निकल आया। अब मैं स्ट्रेन निकाल सकता हूं, यानी कि L1 इतना चेंज आया और L2 इतना चेंज आया। ठीक हो गया। अब यहां पर देखें, अब मैं इसकी स्ट्रेन निकाल सकता, स्ट्रेन फॉर कॉपर, स्ट्रेन फॉर कॉपर मैं कैसे निकालूंगा, L1 डिवाइडेड बाय L1 कर देंगे, स्मॉल L1 डिवाइडेड बाय कैपिटल L। आपने देखा होगा स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो अब सिर्फ टोटल नहीं निकाल रहे, सिर्फ कॉपर के लिए निकाल रहे हैं। तो कॉपर की चेंज इन लेंथ कितनी आई है, ये वाली पुट कर देनी है,
और कॉपर की ओरिजिनल लेंथ कितनी है 1.5 मीटर, तो कैपिटल एल की जगह 1.5 मीटर, तो कॉपर में जो स्ट्रेन आएगी वो इतनी आएगी 1.25 इंटू 10⁻³ ठीक है, यूनिट इसकी कोई भी नहीं होती। उसके बाद स्ट्रेन स्टील के लिए, ठीक है, स्टील में कितनी स्ट्रेन आई है वो, तो L2 डिवाइडेड बाय L2, स्मॉल L2 डिवाइडेड बाय कैपिटल L2, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो कितनी आई है L2 1.125 इंटू 10⁻³ मीटर, कैपिटल L कितना है 1.5 मीटर, ठीक है, वैल्यू पुट करें आंसर आ जाएगा। स्टील में कितनी स्ट्रेन आई है, ओके हो गया। अब आखिरी चीज रह गई है कि फोर्स कितनी अप्लाइड कर रहे हैं, स्ट्रेन दोनों की निकल आई, ठीक है, एक ये और एक ये। अब कितनी मैं दोनों पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो देखना है कि कितनी है। अब फोर्स तो दोनों पे एक ही लग रही है, तो या ये फार्मूला उठा लें या ये उठा लें, ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू निकल आएगी तो जो दोनों पे सेम ही लग रही है। तो मैंने ये वाला उठा लिया, ये वाला, तो y1 इज इक्वल टू F_L1 ओवर A_L1, ठीक है, F को सेपरेट हमने करना है क्योंकि F को हमने निकालना है कितनी फोर्स लग रही है, तो A_L1, ठीक है, इंटू y1 ओवर L1, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, y1 की भी वैल्यू है, एरिया की भी वैल्यू है, L1 की भी वैल्यू है, कैपिटल L1 की भी वैल्यू है 1.5 मीटर, तो इससे जो फोर्स की वैल्यू निकलेगी वो 4.713 इंटू 10⁻² न्यूटन निकलेगी। एरिया की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर वाले फार्मूले से, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू वहां पर जो हमने भी निकाली थी। तो इस पूरी को जब सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो इतनी फोर्स हमने अप्लाई की है, इतनी फोर्स हमने अप्लाई की है जिसकी वजह से कॉपर में स्ट्रेन इतनी आई है और स्टील में स्ट्रेन इतनी आई है, दोनों की अलग अलग, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें याद रखनी है। तो यही इस न्यूमेरिकल में पूछा गया था। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर नंबर 17, उसकी सारी वीडियोस, अगर कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, फिजिक्स का सफ़र लिखें, प्लेलिस्ट में जाएं, तो यहाँ पर हमारी होती है चैप्टर नंबर 17 की हैप्पी एंडिंग, ठीक हो गया। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।